जो डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस वाली क्लास ली थी उसके शुरू में भी बताया था, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि ये डिस्कशन बार बार दोहराई जानी चाहिए ताकि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो याद हो जाए। कि इससे पहले कि हम चैप्टर की मेजर डिस्कशन जो डिवीजन और इंटरफेस के बारे में है, उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई जो क्रोमोसोम का वर्ड हमने सुन रखा है, इसका क्या कंसेप्ट है, सेल में ये कहां पर होता है, सुना है ना हमने, क्रोमोसोम, डीएनए, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका डिस्कशन अब क्लियर करने का टाइम आ गया, और चैप्टर 6 के शुरू में भी मैंने, जो भी आपका चैप्टर जिसकी क्लास आपको लेने का वक्त नहीं मिला, तो उसके डिस्कशन में भी शुरू में मैंने ये टॉपिक कराया। तो पहली चीज जो हम आज आपके साथ कर रहे हैं वो पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम है, जो आज हम डिस्कस करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अबाउट डिफरेंट टर्म्स जो आपने सुनी तो है, बट उसके बारे में क्लैरिटी आपको अब तक नहीं है। देखो मेरे बच्चे, अगर हम एक रेस्टिंग सेल देखें, तवज्जो से देखना, अगर हम एक रेस्टिंग सेल देखें, एक ऐसा सेल जो अभी डिवीजन में, बोलो, नहीं है, एक ऐसा सेल में अगर देखूं जो अभी डिवीजन में, बोलो यार, नहीं है, डिवीजन में नहीं है तो कौन से फेज में है? इंटरफेज में। हाँ भाई बिलाल, अगर डिवीजन में नहीं है तो कौन से फेज में होगा? इंटरफेज में, यस और नो? इंटरफेस। यस। इंटरफेज में होगा। तो एक ऐसा सेल जो डिवीजन में नहीं होता, उसके न्यूक्लियस में ना हमें इस तरह का एक नूडल लाइक, एक नूडल लाइक स्ट्रक्चर देखने में आता है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप से इसके न्यूक्लियस को विजुअलाइज करें, तो उसके न्यूक्लियस में हमें इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का थ्रेडेड नेटवर्क देखने को मिलता है, एंड दिस थ्रेडेड नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिन नेटवर्क। और एक सेल जो कि इंटरफेज में है, यानी डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें हमें इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। नो क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन वीन, कुछ भी, ये सारी टर्म्स आपने सुनी है, जीन का वर्ड भी सुना हुआ है, डीएनए का वर्ड भी सुना हुआ है, क्रोमोसोम का वर्ड भी सुना हुआ है, लेकिन ये सारे ही वर्ड्स, आप ये सारे ही स्ट्रक्चर्स इस वक्त कोई भी विजिबल नहीं होता जब एक सेल रेस्टिंग में है, यानी मैं यहां लिख भी देता हूं इंटरफेज में। तो अब सवाल ये होता है फिर वो स्ट्रक्चर्स कब नजर आती है? तो बेटा उन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए जरूरी है कि सेल किस फेज में जाए, बोलो बेटा, डिवीजन में जाए। किसमें जाए? सेल जब तक डिवीजन में नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर विजिबल, बोलो, नहीं होगा। तो आए जरा सेल को डिवीजन में लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि सेल चला गया किसमें? डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन में जाता है तो पहला इवेंट जो हमें देखने में आता है वो ये कि जो क्रोमैटिन मटेरियल था, जो एक पूरा नूडल लाइक स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक हो जाता है। और अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप ये बता सकते हो कि जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, जिसके थ्रेड्स हैं जो पूरे ज्वाइंट होकर एक नेटवर्क बना रहे थे, वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। और जब वो थ्रेड्स अलग अलग होंगे तो यू विल विजुअलाइज दीस थ्रेड्स लाइक दिस। तो ये थ्रेड्स जो इस वक्त आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, इन थ्रेड्स को आप कहते हो क्रोमोनीमा। क्या कहते हो? तो क्या ये क्रोमोनीमा पहले से मौजूद थे या नहीं थे? बिल्कुल थे, जो जुड़े हुए थे किस फॉर्म में? क्रोमैटिन की फॉर्म। लेकिन बेटा जब ये क्रोमोनीमा बनते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, इतने पतले होते हैं अकेले अकेले, इनको देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थैंक गॉड हम क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर में इनमें शुरू हो जाता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जहां पर ये जो थ्रेड्स हैं, जो बड़ी मुश्किल से विजिबल हो रही थी, ये थ्रेड जो बहुत ही मुश्किल से विजिबल हो रही थी, ये थ्रेड्स कंडेंसेशन में चली जाती है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अब मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, दो दो या दो बना लेता हूं। कि ये क्या करती हैं, अपनी लेंथ को ना छोटा करती हैं और अपनी विड्थ को बढ़ाती हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से देखो, ये जो लंबे लंबे और पतले पतले थे ना, जिसकी वजह से देवर मुश्किल से विजिबल, देवर बेयरली विजिबल, अब ये क्या करते हैं, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके। इज दैट क्लियर? और उसकी वजह से मेरे बच्चे, हम कहते हैं दीज स्ट्रक्चर्स नाउ बिकम, बोलो, मोर क्लियरली, बिलाल, more clearly visible, and these structures are now called chromosomes. These structures are now called chromosomes. बात समझ आ रही है भाई? अब ये क्रोमोसोम कहलाते हैं।
तो क्या ये क्रोमोसोम पहले से नहीं थे? बिल्कुल थे। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि अच्छा ये पहले लूज होकर ना थ्रेड में कन्वर्ट हुए थे। नाउ दे वर देयर इनिशियली। ओ लेवल से आप ये टर्म सुनते आते हैं, बट आई हैव नेवर सीन एनी ओ लेवल स्टूडेंट कमिंग टू एएस लेवल उसको पहले से सारी चीजों में क्लैरिटी हो। ना वो बेगैरत का बच्चा टीचर से ओ लेवल में पूछता है। टीचर का जब मूड आ रहा है वो जीन बोल रहा है, जब मूड आ रहा है वो क्रोमोसोम का टर्म इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बच्चा उससे पूछ नहीं रहा कि सर इसमें फर्क क्या होता है। तो अब अगर ए लेवल्स में भी यही हालात रहे तो फिर फायदा क्या होगा? ठीक है ना। तो क्रोमोसोम पहले से ही बोलो मौजूद थे, लेकिन फर्क क्या हुआ मेरी जान बोलो? कि क्रोमोसोम में पहले छुपे हुए थे क्रोमैटिन की फॉर्म में, अब वो अलग से क्लियरली विजिबल है। यस और नो? हाँ भाई ऑनलाइन वालों। यस बिलाल सर, आ गया क्लियर है? सर स्क्रीन। ओके। अब लिसन वेरी केयरफुली। अब क्रोमोसोम बन गए। अब क्रोमोसोम जो फॉर्म हो गए मेरी जान, अब तक हमें क्रोमोसोम पूरा नजर नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम ट्विस्ट करता है, एंगल अपना क्या करता है चेंज। अगर मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ऑन करके दिखाऊं तो ये देखें आप, और आप तो यही देख सकते हैं। आपको मेरी यहाँ से अगर मैं उंगलियां दिखा रहा हूँ, आपको कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको? अगर आप सामने से देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको? ओनली वन। लेकिन जब मैं ये एंगल चेंज कर दूंगा तो नाउ यू विल बी एबल टू क्लियरली सी टू फिंगर्स। ठीक है ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। बिलाल भाई नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम को अभी तक हम यू देख रहे हैं तो हमें सिर्फ लगा कि यार ये एक थ्रेड है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि क्रोमोसोम अपना एंगल क्या करते हैं, चेंज करते हैं। भाई समझ आ रहा है? ये पैसे होते हैं उसके तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही क्रोमोसोम्स अपना एंगल चेंज करते हैं तो वी नाउ आर एबल टू क्लियरली सी देयर फुल स्ट्रक्चर। एंड इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेटा? आए देखें तो मेरे बच्चे, इनका पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। लेयर्स में नहीं। जो हमें एक थ्रेड दिख रही थी ना, जो हमें एक थ्रेड दिख रही थी, असल में हम पहले कहां से देख रहे थे? इस तरफ से देख रहे थे। तो हमें सिर्फ ये वाला एंड दिख रहा था। लेकिन जब ये घूमे तो हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखा, जो कि एक्स शेप या बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर कहलाता है बायोलॉजिकल टर्म्स में। एक्स शेप या बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर कहलाता है। और अब हमें पता चला कि यार एक क्रोमोसोम कैसा होता है। समझ आ गई बात? अगर मैं इस एक क्रोमोसोम को अलग करके दिखाऊं, हाँ भाई बच्चे, बिलाल बात समझ आ रही है? तो आपको इस एक क्रोमोसोम में क्लियरली ये दो आर्म्स दिख रहे हैं। यस और नो? और मेरे बच्चे, ये दो आर्म जो आपको एक क्रोमोसोम में दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। एक कंप्लीट क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। तो अब आपको क्या क्या वर्ड समझ आ गए? क्रोमैटिन, क्रोमोनीमा, फिर वो स्प्लिट हुआ, कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम कैसा होता है नजर आया? नाउ यू कैन सी के क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। यस और नो? और उसके बाद मेरे बच्चे, अब क्या यहीं पर बात खत्म है? नहीं मेरे बच्चे, इस क्रोमो, बिलाल तुम्हें समझ आ रही है बात? अगर इसके अंदर मजीद हम घुसते हैं तो हमें नजर आता है दैट ईच क्रोमैटिड इज फर्दर मेड अप ऑफ, ईच क्रोमैटिड इज फर्दर, बोलो, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स। बॉल्स, ये भी और ये भी। like this, large number of balls like this, and these balls are called nucleosomes. These balls are called न्यूक्लियो, बोलो भाई ऑनलाइन वालों, न्यूक्लियोसोम्स। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। कोई मसला, परेशानी? यहां तक क्लियर है? तो आप अंदर से अंदर माइक्रो लेवल पे घुसते चले जा रहे हो। इज दैट क्लियर बच्चों? फिलहाल समझ आ गई बात? यस सर, बेहतरीन हो गया। चलो, अब मेरे बच्चे यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए मैं इसमें से एक न्यूक्लियोसोम को निकाल लूं,
एक न्यूक्लियोसोम को निकाल लूं, और चलते हैं इसको निकाल कर अगली पेज पर। क्या बात, सब तो पता है आपको माशाल्लाह। हाँ, क्लास अच्छा ले ली थी आपने, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मेरे बच्चे, अगर मैं इसमें से एक न्यूक्लियोसोम को बाहर निकाल लूं, मान लीजिए ये निकाल लिया मैंने, ये आ गया आपकी बात, आपके पेशे खिदमत एक न्यूक्लियोसोम। तो जो एक न्यूक्लियोसोम होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर फर्दर 8 बॉल्स होती हैं। ये बॉल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं। दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। दीज आर, बोलो, ग्लोब्यूलर, वो प्रोटीन्स जिनकी शेप गोल गोल होती है, जिनका नाम क्या होता है यहां पर? हिस्टोन। क्या नाम होता है? याद कीजिए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल्स में भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा था, वहां पर भी एग्जांपल पढ़ी है हिस्टोन। एंड इमेजिन दीज हिस्टोन बॉल्स लाइक योर टेप बॉल्स, जिससे क्रिकेट खेलते हो, टेप बॉल्स। तो मेरे बच्चे, इन हिस्टोन्स के ऊपर, जैसे आप टेनिस बॉल के ऊपर टेपिंग करते हो, इन हिस्टोन्स के ऊपर इन दी वेरी सेम वे मेरे बच्चे, एक थ्रेडेड मॉलिक्यूल क्या हुआ हुआ होता है? टेप हुआ हुआ होता है। एक थ्रेडेड मॉलिक्यूल इनके ऊपर कॉइल हुआ होता है। समझ आ रही है भाई? कुछ ऐसे कॉइलिंग हुई भी है उसकी, एक कॉम्प्लेक्स तरीन थ्रेडेड मॉलिक्यूल इनके ऊपर क्या हुआ हुआ है? बोलो, कॉइल हुआ हुआ है। एंड बेटा, दिस कॉइल्ड मॉलिक्यूल इज, बोलो, डीएनए। तो मालूम हुआ हुजैफा भाई, क्या मालूम चला? कुछ मालूम चला नहीं चला? कि जो डीएनए सुनते आए हो किधर होता है? तुम्हारे सेल में। वही क्रोमैटिन, जब एग्जामिनर या टीचर आपको क्रोमैटिन कहता था, कभी क्रोमोसोम करता था, तो मतलब एट दी एंड तो जाके कहां कनेक्ट होगा? डीएनए पर ना भाई। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एट दी एंड। तो एट दी एंड तो डीएनए ही है ना। नहीं आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो रैप हुआ हुआ है। और याद रखिएगा, इस क्रोमैटिड के ऊपर एक डीएनए रैप हुआ हुआ है पूरा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक एक डीएनए रैप हुआ हुआ है। और इस क्रोमैटिड के ऊपर दूसरा डीएनए रैप हुआ हुआ है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब हुआ, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होते हैं? हाँ भाई, एक क्रोमोसोम में बिलाल भाई कितने डीएनए होते हैं? 2। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। समझ आ रही है बात? तो मेरे बच्चे, अगर आप माइक्रो लेवल पर आ रहे हैं, तो यहां पर डीएनए मौजूद है। इज दैट क्लियर? अब ये मसला भी हल कर लेते हैं कि सर डीएनए तो समझ आ गया, जीन क्या होती है? तो आए समझते हैं। अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकाल लेता हूं, तो इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल क्या है? सारा डीएनए है। तो मेरे बच्चे, डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। मैं हमेशा बताता हूं कि एक इंसान की बॉडी से अगर सारे डीएनए को निकाल लिया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर कॉइल्ड स्टेज में है, और उसको सबको खोल दिया जाए, तो ये इतनी लेंथ बनती है कि जिससे हम इस दुनिया को 8 बार लपेट सकते हैं। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, इस दुनिया को 8 बार, भाई दुनिया समझते हो ग्लोब वाली नहीं, ये एक्चुअल ग्लोब, हम 8 बार इसको लपेट सकते हैं। इतना बड़ा डीएनए है तुम्हारी बॉडी में, सुपर कॉइल्ड स्टेज में, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी। बहरहाल, तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। लेकिन क्या होता है बेटा, कि ये पूरा का पूरा डीएनए किसी भी बॉडी में फंक्शनल नहीं होता, बल्कि मान लीजिए देयर आर सेगमेंट्स ऑफ दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फंक्शनल इन योर बॉडी। आपके जो डीएनए है, उसमें जगह जगह जो सेगमेंट्स या टुकड़े होते हैं डीएनए के, जो फंक्शन से मुराद जो एक्टिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, और आपकी बॉडी में, क्योंकि देखो, डीएनए इज जस्ट लाइक अ ह्यूज रेसिपी बुक। डीएनए इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? इंफॉर्मेशन है कि भाई ये काम कैसे होगा, इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है। अब वो सारी रेसिपीज अनलॉक्ड है? नहीं। तो जो रेसिपीज अनलॉक्ड हैं, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं,
जो वक्तन फवक्तन आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होकर अपना अपना रोल प्ले करती हैं, उन एक्टिव सेगमेंट्स को, फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा? डीएनए कहते, सॉरी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन एक्टिव सेगमेंट्स को जीन कहते हैं। तो मालूम हुआ कि जीन असल में क्या है? डीएनए ही तो है। जीन असल में क्या है? डीएनए। डीएनए एक्चुअल में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। और यहां पर हमेशा मैं एक जुमला रिपीट कर देता हूं कि सारी जीन्स बायोकेमिकली डीएनए है। सारी जीन्स बायोकेमिकली क्या है? डीएनए है। लेकिन क्या सारा डीएनए जीन है? नहीं है। समझ आ गई बात? ये है एग्जैक्ट लेवल। अब इसके आगे भी अगर तुम्हें नहीं पता होता तो लख दी लानत है कि अब तुम्हें पता नहीं डीएनए जीन में फर्क क्या है। तो डीएनए ही सब कुछ है, ठीक है? डीएनए ही परमात्मा जो आपको कंट्रोल कर रहा है अंदर से। लेकिन सारा डीएनए हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं होता। जो फंक्शनल सेगमेंट्स है डीएनए के, उन्हीं को आप क्या कहते हो बेटा? जीन कहते हो। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को ही क्या कहते हो? जीन कहते हो। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल, जब हमारी बॉडी में पहला सेल बन गया, अब बनने के बाद वो हमेशा के लिए एक 2 स्टेज वाली, 2 फेजेस वाली साइकिल में एंटर हो जाएगा। और इसको हम सेल साइकिल कहते हैं, जिसके 2 प्राइमरी स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला डिविजन फेज है, और फिर लंबा सा बड़ा सा इंटरफेज आ जाएगा। और उसके बाद हमने कहा इसी की डिटेल पढ़नी है, लेकिन उससे पहले पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पर बात करें, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि क्रोमोसोम सेल में कहां और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमें पता है कि एक डिवीजन, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में तो हमें क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं। ये सब हमें कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड हो रहे हो, ठीक है? मौजूद है लेकिन दिखेगा नहीं। दिखेगा क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा मटेरियल है, थ्रेडेड मटेरियल है, जो एक्चुअल में तो क्रोमोसोम से ही बना हुआ है। और क्रोमोसोम एक्चुअल में तो डीएनए से ही बना हुआ है। लेकिन हमें एक रेस्टिंग सेल में ये वाली फॉर्म दिखती है। फिर जब सेल डिवीजन में जाता है तो हमें उसकी मल्टीपल अलग अलग फॉर्म नजर आती है, यहां तक कि हमें क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। और फिर क्रोमोसोम के अंदर हम जब घुसते हैं तो हमें नजर आता है उसमें प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनके ऊपर टाइटली रैप्ड अराउंड होता है अ थ्रेडेड मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए, एंड द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो यहां तक उम्मीद है बात समझ आती है या नहीं आती? बोलो भाई। जी बिलाल भाई। यस सर, बेहतरीन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जहां तक हमने बात समझ ली, तो अब आप मुझसे इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मैं एक क्रोमोसोम बना लूं आपके सामने अगर मैं कहता हूं कि ये एक क्रोमोसोम है भाई, तो मुझे एक बात बताना, ये क्या है? इसके क्रोमैटिड्स। अभी बता के आयो ना, बताओ ना यार, मुंह बंद कर बैठे हुए। अगर ये पूरा एक क्रोमोसोम है तो ये इसके क्या है? और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और अगर मैं तुमसे डायरेक्टली ये बात, अच्छा ये एक पॉइंट तुम्हें आ रहा है जहां दोनों क्रोमैटिड्स कनेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर सुनना। ऑल्दो कि अभी मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसमें न्यूक्लियोसोम होगा और ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन एट द एंड तो डीएनए है ना, या नहीं है? और मैंने तुम्हें ये भी वाजे तौर पे बताया कि एक क्रोमैटिड पूरा का पूरा, बोलो, उस पे जितना भी डीएनए रैप्ड है वो सारा एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा डीएनए का। यस और नो? तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली दिखाना चाहूं समझाने के लिए तुम्हें, तो उम्मीद है कि तुम समझ पाओगे कि ये मैं दिखा रहा हूं एक सिंगल कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल ऑफ, बोलो, डीएनए। यस और नो? ठीक है। और इसी तरह जो दूसरा एंड है वहां पर भी ऐसे ही होगा, वहां पर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होगा। तो ये बात डायग्रामेटिकली बताने का एक और मकसद ये भी है ताकि तुम्हें और ज्यादा श्योरिटी मिल जाए कि एक क्रोमोसोम पर
दो मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के। ईच क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यस और नो? ठीक है जी। तो ये एक क्रोमोसोम का बड़ा ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बड़ा ही यूनिक सा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। और वो क्या, अजीब बात यह है कि मैंने अभी तुम्हें क्या कहा कि डीएनए इज जस्ट लाइक अ रेसिपी बुक, जिसके अंदर दुनिया के हर चीज, इमेजिन करो, इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हर काम करने का तरीका लिखा हुआ है, और वो रेसिपी पूरी मौजूद है। आप उस रेसिपी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी अगर वो रेसिपी मिल जाए उसको, तो उस रेसिपी के अकॉर्डिंग काम करेगी और वो फंक्शन पूरा कर लेगी। समझ आ रही है? तो डीएनए इज जस्ट लाइक दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन सारा डीएनए एक्टिव नहीं है। एक्टिव ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव ही नहीं हो सकता। एक्टिव ना होने का मतलब ये है कि वो तुम्हारे अंदर एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि जो पीस ऑफ डीएनए तुम्हारे अंदर एक्टिव नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे के अंदर एक्टिव हो जाए। सही है ना? अक्सर आपने देखा होगा कि अम्मा अब्बा दोनों की हाइट कम है, लेकिन बच्चे की हाइट ज्यादा है। तो फिर वहां घर में क्या बोलते हैं कि यार अम्मा अब्बा की तो हाइट कम है, लेकिन तुम्हारे दादा की हाइट बड़ी लंबी थी। तो वो क्या हुआ कि वो जीन जो दादा के अंदर एक्टिव थी हाइट कंट्रोल करने वाली, वो हो सकता है अम्मा अब्बा के अंदर एक्टिव नहीं हुई, लेकिन पोते के अंदर एक्टिव हो गई दोबारा से। तो डीएनए का एक्टिवेशन तो चलता रहता है, एक्टिवेशन। लेकिन मेरे बच्चे, यहां जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। और वो क्या है कि जो डीएनए के टर्मिनल्स होते हैं, यानी जो देखो सारा का सारा डीएनए से बना हुआ है, तो मैं बात कर रहा हूँ इन पोर्शंस की, ये और ये टर्मिनल्स, कॉर्नर्स। ठीक है। यहां पर जो डीएनए बनता है, भाई सारा का सारा डीएनए है ना ये, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, क्रोमैटिड्स के, इन पर जो डीएनए होता है, यहां 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 पर जो डीएनए होता है, ये फालतू डीएनए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनएक्टिव है, ये फालतू है, इसका कोई काम ही नहीं। इस पे ये ब्लैंक पेजेस है, इस पे कोई रेसिपी लिखी हुई, बोलो भाई। ये कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा इसका, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका कंप्लीशन कर दूंगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्रोमोसोम, जो कि अब आप समझ चुके हो कि डीएनए से ही बना हुआ है, इसमें जो टर्मिनल्स हैं, कितने टर्मिनल्स आ जाएंगे? चार। ठीक है ना? इन चारों टर्मिनल्स पर डीएनए है, बिल्कुल है। लेकिन टर्मिनल पोर्शन का जो डीएनए होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब तो ये हो सकता था कि बाद में एक्टिव। हम कहेंगे बेकार डीएनए, फजूल डीएनए, इसमें कोई काम ही नहीं, कोई खाली पेजेस है, रेसिपी है नहीं, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन। बेटा, इन बेकार डीएनए को अगर मैं हाईलाइट कर दूं, मिसाल के तौर पर इस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन। बेटा ये देखो, देखने में टोपियों की तरह लग रहा है, कैप्स की तरह लग रहा है, क्योंकि कैप्स भी आप सर पे लगाते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी तरह ये जो कैपिंग्स है क्रोमोसोम की, इन कैपिंग्स को जो बनी है एक ऐसे डीएनए पीस से जो कि बेकार और, बोलो ना यार, गूंगे हो क्या, बेकार और फालतू है, जिस पर कोई रेसिपी नहीं है। एक्टिव तो हो ही नहीं सकता, एक्टिव होके भी कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई रेसिपी इस पे है ही नहीं। बेटा, इन पार्ट्स को, इन इन पीसेस को, इन मॉलिक्यूलर कैपिंग्स को, इन टोपियों को आप टीलोमेयर कहते हैं, या टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर बहुत ही ज्यादा अजीब सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि टीलोमेयर या टेलोमेयर क्या है। ये मॉलिक्यूलर एंड्स होते हैं क्रोमोसोम या क्रोमैटिड के, जो एंड वाला पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन है, जिसको अलग से क्यों नाम दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल डीएनए से नहीं बना हुआ, ये एक ऐसे डीएनए से बना हुआ है जो यूजलेस है। तो इसलिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर पोर्शन। अगर हम इसके बाकी पार्ट की बात करें, तो यहाँ का जो डीएनए है, यहाँ का जो डीएनए है, वो तो सिग्निफिकेंट डीएनए है। लेकिन जो डीएनए अल्लाह ने टर्मिनल्स पे रखा है, वो इंतहाई फजूल डीएनए, उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, जबकि बाकी सारा डीएनए रेसिपी से लोडेड है। तो
ऐसे नॉन फंक्शनल यूजलेस पार्ट ऑफ डीएनए को हम टेलोमेरिक सीक्वेंस या टेलोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम के टर्मिनल्स पर ये मौजूद होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये है क्यों यहाँ पर? है भाई, हम तो ये कह रहे हैं ना कि तो एक्टिव भी नहीं होगा, यानी तो यूजलेस डीएनए है, तो फिर है ही क्यों यहाँ पर? तो अब इसका जवाब सुन लीजिए मेरे बच्चे। जब आपके सेल डिवाइड होते हैं, जब आपके सेल डिवाइड होते हैं तो जाहिर है एक क्रोमोसोम, भाई अगर एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रहा है तो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर में भी जाएंगे ना। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम्स को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो जब क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होंगे मतलब है डीएनए को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। मेरी बात कनेक्ट कर रहा है? अगर नहीं हो रही तो बताना कि जब एक सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, और क्रोमोसोम डिवाइड होंगे नए सेल्स में, तो नए क्रोमोसोम्स को भी बनाना होगा। तो हो जब नया क्रोमोसोम बनेगा तो क्या नया डीएनए नहीं बनेगा? नया डीएनए बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मेरे बच्चे होता ये है कि जब एक सेल में नया क्रोमोसोम बन रहा होता है, नया डीएनए बन रहा होता है, तो दैट डीएनए सिंथेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एंजाइम जिसको आप कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए तीनों मेरे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना हमारे सेल्स में, तो उसकी रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है कौन सा एंजाइम? बोलो, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बेटा? फिर से बोले, डीएनए पॉलीमरेज। और इस एंजाइम में एक फॉल्ट है। अब मैं इसको एक विजुअल इमेजिनेशन से मैं समझाता हूं कि मान लो ये पहले से मौजूद डीएनए है, ठीक है? अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जो नया डीएनए वो कैसे बनता है, इसी को देख के बनता है। ये जो पहले से मौजूद डीएनए ना, उसी को देख के, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपी करना है ना, वरना तो डीएनए चेंज हो जाएगा। तो जैसा डीएनए पहले से मौजूद है उसी को देखकर इस डीएनए को बोलो बेटा बनाया जाता है। तो ये बनाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। बस इस डीएनए पॉलीमरेज में एक मसला है, और वो मसला ये है कि जब ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना रहा होता है ना, तो ये इसको, ये जो रेप्लिकेशन होती है, इससे एंड तक कंटिन्यू नहीं करता, बनाता जाएगा और एंड में आके फुस हो जाएगा। तो एंड में आगे फुस होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि एंड में कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना, वो देखो यहां पर इतना पोर्शन था ना यहाँ, लेकिन यहां नहीं है। यहां पर था ना इतना पोर्शन, ये लेकिन यहां पर नहीं बना। समझ आ रही है? तो डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए की रेप्लिकेशन कराता है तो उसमें नेचुरली एक फॉल्ट है कि वो उस रेप्लिकेशन को पूरी लेंथ पर नहीं कर पाता, और आखिर का कुछ हिस्सा वो छोड़ देता है। और जब आखिर का कुछ हिस्सा छोड़ देगा तो जो नया क्रोमोसोम बनेगा उसमें डीएनए की लेंथ उतनी होगी, छोटी होगी? छोटी होगी। तो इससे एक और बात पता चली कि जैसे जैसे तुम्हारे सेल डिवाइड हो रहे हैं उसमें क्रोमोसोम और डीएनए की लेंथ क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। अब वापस आ जाओ। अब इमेजिन करो कि इस क्रोमोसोम को देखकर एक नया क्रोमोसोम बना, तो उसके अंदर जो डीएनए की लेंथ होगी वो छोटी कहां से होगी? दरमियान से, एंड से? एंड से। अब अगर एंड में वो डीएनए होता जो फंक्शनल होता, इमेजिन करो कि एंड में यूजफुल डीएनए होता और वो लॉस हो जाता, एंड में यूजफुल डीएनए होता और वो लॉस हो जाता, तो तुम्हारे फंक्शंस भी लॉस होते। लेकिन अगर एंड का डीएनए यूजलेस होगा और उसमें से कुछ पार्ट लूज हो गया, तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा उसका? ये समझ आई बात कि अल्लाह ताला ने जो फजूल डीएनए रखा है वो क्यों रखा है? ताकि जब एवरी टाइम तुम्हारे सेल डिवीजन में जा रहे हैं और रेप्लिकेशन में जा रहे हैं और नया डीएनए बना रहे हैं, तो उस नए डीएनए में नेचर जानती है कि पूरा डीएनए फॉर्म नहीं हो रहा, आखिर के कुछ पीसेस फॉर्म नहीं हो रहे। अब अगर वो पीसेस यूजफुल डीएनए वाले होते तो तब तो तुम्हारे वाट लग जाती, क्योंकि एवरी टाइम जब तुम्हारे सेल डिवाइड होते तुम्हारे कोई ना कोई फंक्शन क्या हो जाता? जाया हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने वो पूरा सेगमेंट ही यूजलेस रख दिया। तो एवरी टाइम जब डीएनए डिवाइड हो रहा है, एवरी टाइम जब डीएनए डिवाइड हो रहा है मेरी जान, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा डीएनए लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस फंक्शनल लॉसेस के फॉर्म में रिजल्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जो पीस ऑफ डीएनए है वो कहां से लॉस हो रहा है? फ्रॉम टेलोमेयर। तो एक्चुअली टेलोमेयर वो फजूल सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो हर रेप्लिकेशन में अपने आप को कुर्बान कर रहा है, अपने कुछ हिस्से को क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूजफुल डीएनए। क्या ख्याल है? लेकिन बात समझ आ रही है?
every time it is sacrificing itself for the protection of the useful DNA. लेकिन क्या ऐसा वक्त आएगा जब ये टीलोमेयर खत्म हो जाएगा? बोलो, डेफिनेटली आएगा। और जब ये टीलोमेयर खत्म हो जाएगा और फिर सेल डिवाइड करेगा तो क्या फंक्शनल लॉसेस होंगे? इमेजिन करो कि पूरा ये कटते कटते खत्म हो जाएगा, और अब जब नया सेल डिवाइड करेगा तो क्या अब जो जीन्स लॉस होंगी, अब जो डीएनए लॉस होगा वो फंक्शनल डीएनए होगा, नहीं होगा? तो क्या जब फंक्शनल डीएनए लॉस होगा तो फंक्शनल लॉसेस होंगे? मेरे बच्चे, बुढ़ापे की शुरुआत, बुढ़ापे की मालूम हुआ बायोलॉजिकली जब तक टेलोमेयर हमारे क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं बुढ़ापा नहीं। इसीलिए साइंस पीछे पड़ी है कि किसी तरह इस टेलोमेयर को बचाना सीख जाएं ताकि बुढ़ापे को रोक पाए। समझ आ रही है बात? तो टेलोमेयर वो फजूल पार्ट ऑफ डीएनए है जो एवरी टाइम अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि यूजफुल पार्ट ऑफ डीएनए सेक्रीफाइस ना हो जाए। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सो मेनी रेप्लिकेशन जब टेलोमेयर्स का सीक्वेंस खत्म होता है तो अब उसके बाद जब जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है एवरी टाइम यू लूज सम फंक्शंस एंड दैट कॉज ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शंस व्हिच इंड्यूस योर एजिंग। इज दैट क्लियर? मजीद इसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन टेलोमेयर का कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। टेलोमेयर वो मॉलिक्यूलर कैपिंग है क्रोमोसोम के टर्मिनल्स पर जो आपको असल में प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? दे आर मेड अप ऑफ सच टाइप ऑफ डीएनए व्हिच इज नॉन फंक्शनल, व्हिच इज यूजलेस, बट द पीसेस ऑफ these from these telomeric sequences are cut off during each replication ताकि जनाबे आली क्रोमोसोम छोटा होता जाता है। ये अल्लाह ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया हुआ है। समझ आ रही? क्यों कट रहा है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि रेप्लिकेशन में पूरी लेंथ को इलोंगेट नहीं करता, पूरी लेंथ को रेप्लिकेट नहीं करता, आखिर के कुछ पीसेस छोड़ देता है, और इसी से इंसान आहिस्ता 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 आहिस्ता, समझ आ रहा है, बुढ़ापे की तरफ। इसीलिए ये सब, ये तो आपको अभी एनालिसिस कर रहे हैं साइंटिफिकली, इट्स अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि किसी तरह हम टेलोमेयर को अगर प्रिजर्व करना है। और एक और एवोल्यूशन भी हमने देखी इंसानों में, जानवरों में, कि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता जा रहा है, इसका जो नया क्रोमोसोम, एक बच्चा पैदा होता है फुल क्रोमोसोम के साथ, तो एवरी टाइम जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी क्रोमोसोम की लेंथ भी छोटी होती जा रही है, उसका टेलोमेयर भी कम होता चला जा रहा है। यानी एक तो ये है ना कि मैं पैदा हुआ फिर मेरा टेलोमेयर कटता गया, एक है मेरे बच्चे में आएगा फ्रेश, लेकिन जितना बड़ा क्रोमोसोम मेरे पास था उससे छोटा आ रहा है बच्चे के पास। इसीलिए आप सुनते हैं बाबा आजम के जमाने में उम्रें बड़ी बड़ी होती थी। क्यों? साइंटिफिकली हमें एविडेंस मिलता है ना कि अगर क्रोमोसोम लेंथ बड़ी हो तो डेफिनेटली सेल ज्यादा डिवाइड होंगे, जब सेल ज्यादा डिवाइड होंगे और हेल्दी रहेंगे तो जाहिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। इसीलिए आप सुनते हैं कि कई ऐसे अंबिया भी गुजरे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का आता है कि 800 साल तो सिर्फ दावत की है, यानी तबलीग में लगाए, तो पता नहीं क्या उम्र होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ओवर दी कोर्स ऑफ ह्यूमन जनरेशन भी देखें तब भी हमें दिखता है कि क्रोमोसोम का लेंथ क्या होता जा रहा है। इसलिए पहले आप देखें हाइट कैसी कैसी होती थी और अब कैसी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब सेल उतना डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे तो हाइट कैसे बढ़ेगी? समझ आ रही है बात?